हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 शॉर्ट स्टोरी का 8 चैप्टर है स्पेशल एक्सपीरियंस, एक विशेष अनुभव, जिसके राइटर हैं प्रेमचंद। मुख्य सार। स्पेशल एक्सपीरियंस कहानी में प्रेमचंद ने देशभक्ति की भावना वाले एक परिवार के विशेष अनुभव का वर्णन किया है। कहानी कहने वाली एक महिला है जिसके पति को राजनीतिक आंदोलनकारियों को गर्मी में शरबत तथा पान देने के कारण जेल भेज दिया गया। महिला को अपने पति के बहादुरी के कार्य पर गर्व का अनुभव हुआ। उसके पिता ने तथा ससुर ने मुसीबत में उसकी सहायता नहीं की। वे अंग्रेजी शासन से डरते थे। एक स्कूल के अध्यापक ज्ञान बाबू कहानी कहने वाली के पति के मित्र थे। ज्ञान बाबू तथा उसकी पत्नी ने कहानी सुनाने वाली की कष्ट में सहायता की। वे उसे अपने घर ले गए तथा पुलिस के कितने ही दबाव के बावजूद उसे घर से नहीं निकाला। कहानी का हिंदी अनुवाद। इसके लिए उन्होंने उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास दे दिया। 3 दिन पूर्व एक ऐसे छोटे से अपराध के लिए कि मई के एक तीसरे पहर में उसने जाकर राजनीतिक आंदोलनकारियों को शरबत व पान दिया था। मैं उस समय अदालत में ही थी। अदालत के कमरे के बाहर पूरे कस्बे की जनता का राजनीतिक जोश पिंजड़े में कैद खतरनाक पशु की भांति पूंछ पटक रहा और गुर्रा रहा था। वे उसे हथकड़ी में घसीट कर ले गए। एकाएक सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरे सिर में एक बवंडर उठ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिघलकर समाप्त होती जा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हुए थे और मेरे शरीर के ऊपर से तूफानी लहरों की सनसनी थपेड़ें मार मार कर जा रही थीं। अपने जीवन में मुझे पहले कभी इतने गर्व का एहसास नहीं हुआ था। मेरे अंदर अदालत के प्रति ऐसी विचित्र घृणास्पद प्रतिक्रिया बन गई। ऐसे ही प्रतिक्रिया आराम से कुर्सी में शासन से बैठे हुए अंग्रेज अफसर के प्रति और ऐसी ही प्रतिक्रिया जरी के काम से सजे हुए लाल साफे बंधे हुए पुलिस के सिपाहियों के प्रति बन गई थी। मैं आगे दौड़कर अपने पति के चरण स्पर्श करना चाहती थी तथा मेरी इच्छा थी कि उनके द्वारा अपनाए गए कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दूं। वे एक शांत, विश्वास से भरे हुए तेजस्वी व दृढ़ देवता थे। वे हर प्रकार की कमजोरी, उदासी व दुख से परे थे, बल्कि उनके होंठों पर एक मनोहारिणी मुस्कुराहट की शक्तिदायिनी झलक खेल रही थी। इस मामूली से अपराध के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास न्याय का कैसा उपहास था। क्या बलि देवी थी और क्या बलिदान था। मैं इस प्रकार के 100 छोटे अपराध कर डालने के लिए प्रेरित हो गई थी। जब वे लोग मेरे पति को ले जा रहे थे तो उन्होंने मेरी ओर एक उड़ती हुई सी नज़र डाली। मैंने देखा कि वे हल्के से मुस्कुराए और फिर उनकी मुद्रा कठोर हो गई। अदालत से लौटने के बाद मैंने 5 रुपए की मिठाई मंगवाई और स्वतंत्रता सैनिकों में बांट दी। उस शाम को मैंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संगठित एक सभा में भाग लिया। मैंने सदस्यों को वास्तव में संबोधित किया और सत्याग्रह को जारी रखने का वचन दिया। मुझे अपने अंदर शक्ति की एक लहर उठती हुई प्रतीत हुई। उस उमड़ती हुई महाशक्ति के स्रोत के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सब जा चुके हों तब फिर डरने का कौन सा कारण शेष रह जाता है। वास्तव में इससे भी अधिक बुरी और कौन सी बात भगवान के लिए बचाकर रख सकता था। अगले दिन मैंने 2 तार भेजे, एक अपने पिताजी को और दूसरा ससुर को। मेरे ससुर पेंशन पर जीवन निर्वाह करते थे और मेरे पिताजी वन विभाग में एक ऊंचे पद पर थे। एक दिन पूरा बीत गया, कोई उत्तर नहीं आया। एक और दिन व्यतीत हो गया और कोई भी खबर नहीं मिली। तीसरे दिन दोनों के पास से पत्र आए, क्रोध से भरे हुए पत्र। मेरे ससुर ने लिखा था, मैं तो सोच रहा था कि अपने बुढ़ापे में मैं तुम दोनों पर अपनी सेवा के लिए निर्भर रह सकूंगा, किंतु तुम लोगों ने मुझे कितनी दुख भरी निराशा दी है। अब मैं क्या करूं? भीख मांगने का एक कटोरा लेकर निकल जाऊं?
मेरा तो सब कुछ यही छोटी सी सरकारी पेंशन है, और यदि उन लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा पक्ष ले रहा हूँ तो यह भी समाप्त कर दी जाएगी। मेरे पिताजी का स्वर कुछ नरम था, किंतु उनका इरादा बहुत कुछ वैसा ही था। उस वर्ष उन्हें नया वेतनमान व वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली थी। उन्हें घसीट दिया जा सकता था और उनकी पदोन्नति रोकी जा सकती थी। हाँ, मेरी इच्छा के अनुसार भरपूर शाब्दिक सहारा देने के लिए दोनों तैयार थे। मैंने दोनों पत्र फाड़ दिए और तय कर लिया कि मैं उनको आगे कभी पत्र नहीं लिखूंगी। अरे स्वार्थ, तूने मनुष्यों पर कैसा अद्भुत माया जाल डाल रहा है। मेरे पति का स्वयं का बाप सदैव अपने ही बारे में सोचता रहता है, अपने स्वयं के बेटे के लिए कितना निर्दयी हो रहा है। मेरा ससुर अपने स्वयं की पुत्र वधू के प्रति कितना उदासीन, और यह सब इतनी छोटी उम्र में महसूस करा दिया जाना। दुनिया के सारे आश्चर्य मानो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस घटना के होने तक मैं अपनी गृहस्थी की छोटी सी दुनिया में ही मग्न था, लेकिन अब यह नई समस्या पैदा हो गई थी। बिना किसी सहायता या सहारे के घर में, बिना किसी पुरुष के, मैं किस प्रकार सब कुछ संभाल पाऊंगी। किंतु मैं जा भी कहाँ सकती थी। यदि मैंने पुरुष के रूप में जन्म लिया होता तो मैं कांग्रेस में जा सकती थी, मैं नौकरी कर सकती थी, किंतु मेरे पैरों में स्त्रीत्व की जंजीरें पड़ी हुई थीं। मेरे लिए तो साज श्रृंगार और मधुर व्यवहार ही अंतिम सीमा थे। मैं एक स्त्री थी और यही सब कुछ था। इसलिए इस दशा में मैं मर भी जाती तो कोई बात नहीं थी, किंतु हर कीमत मेरे स्त्रीत्व की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए थी। इसके विरुद्ध बदनामी की कोई बात भी खड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने पैरों की आहट सुनी। मैंने नीचे झांका। 2 व्यक्ति नीचे खड़े हुए थे। मेरा मन किया कि पूछूं, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? और तब मुझे ख्याल आया, मुझे क्या अधिकार है? यह तो एक आम रास्ता है, इस पर खड़े रहने का अधिकार सबको है। मुझे एकाएक डर की आशंका हुई जो गई नहीं। वह मेरे दिल में एक सुलगते हुए अंगारे की भांति पीड़ा देती रही। ऐसा लगा मानो मेरा शरीर जल रहा था। मैंने अंदर से दरवाजे की चटखनी बंद कर ली। घर में एक बड़ा चाकू था, वह मैंने अपने तकिए के नीचे रख लिया। फिर भी भय ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। लगा जैसे वह मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। किसी ने पुकारा, मैं सिहर उठी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे से कान लगा दिया। कोई कुंडा खटखटा रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे दोनों क्या करने का इरादा था उनका? वे मुझसे क्या चाहते थे? सब कुछ बड़ा भयानक था। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि मैंने खिड़की में से पुकारा, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? उत्तर पाकर मैं आश्वस्त हुई। मेरा भय अदृश्य हो गया। वे मेरे पति के सबसे अच्छे मित्र बाबू ज्ञानचंद्र थे। मैं नीचे गई और दरवाज़ा खोल दिया। उनके साथ एक महिला, उनकी पत्नी थी। वे मुझसे बड़ी थी। मेरे घर में वे पहली बार आई थीं। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। ये तो पुरुष ही होते हैं जो अपने जीवन की राह में मित्र बना लिया करते हैं। महिलाएं तो केवल औपचारिकता निभाती हैं। मैं दोनों को ऊपर ले आई। ज्ञान बाबू किसी स्कूल में अध्यापक थे। वह एक विद्वान, विशाल हृदय और हर प्रकार की बुराई से शून्य व्यक्ति थे। आज उनकी पत्नी उन्हें खींच लाई थी। वह स्वस्थ शरीर वाली, काफ़ी सुंदर और एक महारानी के से व्यक्तित्व वाली महिला थी। वह सिर पर पैर तक जवाहरात से सजी थी। कल्पना की उड़ान के अनुसार सुंदर तो वह नहीं थी, किंतु उसका व्यक्तित्व रौब दौब से भरपूर था। किंतु इस समय वह आत्मविश्वास की साक्षात अवतार प्रतीत हो रही थी। उनकी दृष्टि बता रही थी कि वह बाहर चकमक पत्थर की तरह और भीतर से स्वर्ण की तरह थी। क्या तुमने घर को लिख दिया है? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मैंने उत्तर दिया। कोई तुम्हें लेने आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे पिताजी मुझे नहीं चाहते। मैं ससुर भी मुझे नहीं चाहते। अब तो क्या करना है? कुछ नहीं, यही दिन बिताने की बात सोचती हूँ। चलो हमारे साथ रहना, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगी।
पुलिस के 2 जासूस यहाँ चक्कर काटते हुए घूम रहे थे। इतना अनुमान तो मैं भी लगा लिया। ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी की ओर दृष्टि डाली, मानो वह उनका अनुमोदन पाना चाह रही हो। क्या मैं तांगा लेने जाऊं? उन्होंने अपने पति की ओर उतनी अपेक्षा से ताका जैसे कहना चाह रही हो। हाँ, आप अभी तक यहाँ हैं? वे डरते डरते दरवाजे की ओर चले। रुको, उनकी पत्नी ने कहा। कितने तांगे, कितने? वे चिंतित प्रतीत हुए। क्या तुम नहीं समझते? एक तांगा तो हम 3 सवारियों के लिए चाहिएगा, और ये बक्से, बिस्तरे और बर्तन भाड़े, क्या तुम सोचते हो कि मेरे सिर पर चलेंगे? मैं तो 2 तांगे ले आऊँगा। तो उन्होंने डरते डरते कहा, एक तांगे में तुम भला कितना सामान लाद लोगे? क्या हो गया तुम्हें? तो मैं 3-4 तांगे ले आऊँगा। ठीक है, पर जाओ तो सही। इतनी छोटी सी बात सोचने विचारने में भी इसे घंटा भर चाहिए। मैंने कुछ कहने के पहले ही ज्ञान बाबू जा चुके थे। मैंने डरते डरते कहा, आपको परेशानी ही होगी यदि। उन्होंने तेज स्वर में उत्तर दिया, हाँ, परेशानी तो होगी ही, अवश्य होगी। तुम दिन में 2 बार का खाना खाओगी और मेरे कमरे का एक कोना घेर लोगी और मेरा 2 आने का तेल और बालों में डाल लोगी, अपने बालों में डाल लोगी। क्या तुम इसी को परेशानी समझती हो? लज्जित स्वर में मैंने उत्तर दिया, मुझे माफ़ कर दें, मुझे खेद है। बड़े प्यार से उन्होंने अपनी बाँह मेरे दूसरी ओर से कंधे पर रख दी और कहा, जब तुम्हारे पति जेल से छोड़ दिए जाएं, तब तुम हमें निमंत्रण करना। मैं खुशी खुशी तुम्हारे मेहमान बना जाऊंगी। तुम चाहो तो इस तरह से मेरा बदला चुका देना। अब तो संतोष हुआ ना? सामान बांधना शुरू कर दो। बिस्तरों और भारी फर्नीचर को हम लोग कल ले जाएंगे। जीवन में आज तक मुझे इतनी ममतामयी, उदार, मितभाषी महिला से मिलने का मौका नहीं मिला था। अगर मैं उनकी छोटी बहन भी होती तो वे मुझे इससे अधिक प्यार नहीं दे सकती। किसी के कष्ट को दूर करने वाली मधुरता तो सदा उनके साथ बनी ही रहती थी। उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव मालूम नहीं देता था। घर के छोटे मोटे कामों के लिए उन्होंने लड़का रखा हुआ था, किंतु शेष सारा कठिन काम वह अपने आप किया करती थी। वह कैसे सब कुछ संभालती थीं, इसका मुझको कुछ भी पता नहीं था। वह बहुत ही थोड़ा खाना खाती थीं, किंतु फिर भी गुलाबी पड़ रही थीं। वह कभी आराम भी नहीं करती थीं, यहाँ तक कि भरपूर गर्मियों में दोपहर में भी नहीं सोती थीं। वह मुझे एक भी काम नहीं करने देती थीं। उनका बस एक ही काम था कि हर मौके पर मुझे खिलाती पिलाती रहें। सचमुच यही मेरी वास्तविक परेशानी थी कि आवश्यकता से अधिक भोजन करने से कैसे बचा जाए। मुश्किल से 8 दिन व्यतीत होंगे। एक दिन मैंने एकाएक पुलिस के 2 जासूसों को मकान के सामने देखा। मैं घबरा गई। यह बदमाश कभी मेरा पीछा छोड़ेंगे या नहीं? वे मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। मैंने उन्हें बताया, वे हैं वह दोनों बदमाश, यहाँ भी चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने घृणा के साथ कहा, वे तो कुत्ते हैं, भटकने दो उन्हें, कौन परवाह करता है उनकी। मैंने चिंता के साथ कहा, वे कहीं कोई शरारत न कर बैठें। उन्होंने निश्चिंत भाव से कहा, वे ज़्यादा से ज़्यादा भौंक ही सकते हैं। मैंने कोई शरारत न कर बैठे मैंने कहा, और काट भी सकते हैं। वह मुस्कुराई, वे हमें यहाँ से डरा कर भगा नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो सकी। मैं उन पर नज़र रखने के लिए बार बार खिड़की की ओर जाने लगी। वे मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं भला अंग्रेज़ी सरकार के फौलादी ढांचे को क्या हानि पहुंचा सकती थी? उसे हानि पहुंचाने की मेरे पास भला कौन सी ताकत, कौन सी योग्यता थी? क्या वे मुझे यहाँ से डरा कर भगा लेना चाहते थे? इससे उनका कौन सा भला होगा? मुझे बेसहारा और अकेली भटकते देखकर उन्हें क्या मिलेगा? नीचता की हद है। अगला सप्ताह बीता। वे दोनों वहीं जमे रहे और इधर भी थी सहमी सी। कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा।
मैं जानती थी कि उनके आतिथ्य का इतना लाभ उठाना मेरे लिए ठीक नहीं था, लेकिन उनको यह सब बताने का साहस मुझ में नहीं था। एक दिन शाम को ज्ञान बाबू घर आए तो वह घबराए से मालूम पड़ रहे थे। मैं बरामदे में परवल छील रही थी। वे अंदर चले और उन्होंने अपनी पत्नी को इशारे से बुलाया। अपने स्थान पर बैठे बैठी उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलने से पहले कपड़े बदल कर हाथ मुंह क्यों नहीं धो लेते हो? किंतु ज्ञान बाबू बेहद घबराए हुए थे। वह सब कुछ बोल देना चाहते थे, वह अड़ गए। तुम्हें बता रहा हूँ कि जीवन खतरे में है। और बैठी ही रही। तो फिर बात को भला क्यों नहीं देते? तो फिर बात को भला बता क्यों नहीं देते? यहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ आओ। बात क्या है? यहाँ पर कोई भी तो नहीं है। मैंने बाहर निकल जाने की कोशिश की। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर नहीं जाने दिया। ज्ञान बाबू मेरी उपस्थिति में कुछ बताना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास चुप रह जाने का धैर्य भी नहीं था। उन्होंने कहा, आज मेरा प्रधानाचार्य से झगड़ा हो गया। दिखावटी गंभीरता के स्वर में उनकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा झगड़ा हो गया और तुमने उसे होश में ला दिया है ना? अरे गंभीरता से काम लो। इधर तो मेरी नौकरी जा रही है, और अगर आपको नौकरी जाने का इतना ही डर था तो किसने आपसे कहा था कि जाओ और प्रधानाचार्य से लड़ बैठो? उससे मेरी लड़ाई नहीं, केवल झगड़ा हुआ है। प्रारंभ तो उसी ने की थी। उसी ने मुझे कार्यालय में बुलाया था और डांटना शुरू कर दिया। फिर मैं भला क्या कह सकता था? बताओ तो सही कि आखिर क्या हुआ? मैं तो इस लड़की को अपनी बहन मानती हूँ। मैं इससे कुछ भी नहीं छिपाती हूँ, और मान लो कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसका संबंध इसी से तो हो। अपने पति के मन के भाव समझकर उन्होंने कहा, अब समझी तो वे CID वाले लोग हैं। उन लोगों ने जाकर तुम्हारे प्रधानाचार्य से शिकायत की है। जीवन भर ज्ञान बाबू इस दुखी को नहीं सुलझा सके कि उनकी पत्नी ने इतनी सरलता से उनके दिल की बात को कैसे जान लिया। उन्होंने कहा, पुलिस के जासूसों ने प्रधानाचार्य से कुछ नहीं कहा। वे तो सीधे कमिश्नर साहब के पास जा पहुँचे। कमिश्नर साहब ने प्रिंसिपल को आदेश भेजा कि मुझसे पूछताछ की जाए। उनकी पत्नी ने जानबूझकर उत्तर दिया, अच्छा। वह प्रधानाचार्य ने मुझसे कहा कि इसे अपने घर से निकाल दो, ऐसा ही कुछ समझो। और तुमने उससे क्या कहा? कोई निश्चित बात नहीं कही। मैं क्या कह सकता था? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। उनकी पत्नी ने उनसे सीधे सीधे कहा, इसका तो बस एक ही उत्तर था, है ना? इसमें सोचने विचारने की भला क्या बात थी? ज्ञान बाबू जड़वत रह गए, लेकिन सोचने विचारने के लिए कुछ तो समय चाहिए था। तुम क्या ऐसा नहीं सोचती हो? उसकी पत्नी की भौहें तन गईं। मैंने उनको पहली बार इस प्रकार की मनोदशा में देखा था। वह बोले, तुम अभी अभी अपने प्रधानाचार्य के पास जाओ और उसके मुख पर ही कह दो, मैं किसी भी दशा में इसकी लड़की को अपने घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, और यदि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है तो आप मेरा त्याग पत्र ले सकते हैं। जाओ, अभी जाओ, और लौटकर ही साथ मत धोना। आंसुओं में डूबे हुए स्वर में मैंने कहा, बहन जी, मैं नहीं चाहती कि मैं। उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, चुप रहो, चुप करो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी कान मरोड़ जाए। हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाली कौन होती हो? या तो हम साथ साथ पार जाएंगे या फिर साथ साथ ही डूबेंगे। मुझे तो अपने इन बहादुर पति पर लज्जा आती है। इनका आधा जीवन तो व्यतीत हो चुका है और इन्हें अभी तक यह नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर अपने पति की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? अगर तुम इतने भयभीत हो तो क्या मुझे जाकर उससे सब कुछ कह देना पड़ेगा? ज्ञान बाबू सरक कर बोले, इस काम को मैं कल करूँगा। अब तो पता ही उसे कहाँ कहाँ खोजना पड़ेगा। मेरी सारी रात बेचैनी में करवटें बदलती रहीं। इधर मैं एक थी अपने पिता और ससुर के द्वारा दुत्कारी हुई, बेघर द्वार के अकेली भटकती हुई,
और कितना स्नेह, यहाँ कितना स्नेह था, कितना सम्मान था। मैंने मन ही मन में कहा कि यदि दुनिया में कोई ऐसी देवी है तो वह यही है। अगले दिन जब ज्ञान बाबू अपने काम पर जाने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा, मामले को पूरी तरह से निपटाए बिना वापस मत लौटना। अब फिर लौटकर मुझे पुनः यह बात मत सुनाना कि तुम्हें अभी कुछ इस पर कुछ और विचार करना होगा। जब ज्ञान बाबू जा चुके थे तो मैंने उनकी पत्नी से कहा, बहन जी, आप मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रही हो। मैं आपके ऊपर किसी तरह का बोझ नहीं बनना चाहती। वह मुस्कुराई और बोली, बस यही कहना था तुम्हें। हाँ, लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ कहना है। बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे इस बात का उत्तर दो कि तुम्हारे पति को जेल किस लिए हुई है? क्या इसलिए कि उन्होंने स्वतंत्रता सैनिकों की सहायता की? और क्या स्वतंत्रता सैनिक आखिर हैं कौन? ये हमारे देश के वीर, ये वे सैनिक हैं जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या इन स्वतंत्रता सैनिकों की अपनी कोई संतान नहीं है? और क्या इनके कोई भी माँ बाप नहीं है? और क्या इनके पास कोई काम धंधा नहीं था जो इन्होंने देश की लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया? क्या तुम इस शुभ कार्य के लिए इन्होंने सर्वस्व नहीं त्याग दिया? एक ऐसा आदमी जो इस प्रकार के स्वतंत्रता सैनिकों की सहायता करता है, जो उनके लिए जेल जाता है, एक अति महत्वशाली व्यक्ति होता है। वह एक ऐसी नारी होती है जिसके दर्शन से हृदय पवित्र हो जाता है। मैं शांत हो गई। उनके आभार की कृपा सागर से मैं गोते लगाने लगी। उस शाम को ज्ञान बाबू अपने चेहरे पर विजय की क्रांति लेकर लौटे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? ज्ञान बाबू ने गर्व के साथ उत्तर दिया, मैंने अपना त्याग पत्र पेश कर दिया। और इससे प्रधानाचार्य को आश्चर्य हुआ। वह सीधे पुलिस कमिश्नर के पास गए और वे दोनों कार में जा बैठे और ना जाने कौन कौन सी बहस करने लगे। फिर वे मेरे समीप आ गए और कुछ पूछने लगे, आप राजनीतिक सभाओं में जाया करते हैं? और मैंने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान जी, मैं नहीं जाता हूँ। क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? मैंने उत्तर दिया, सदस्य नहीं श्रीमान जी, मैं तो किसी सदस्य का मित्र तक नहीं हूँ। क्या तुम पार्टी के फंड में चंदा देते हो? और मैंने उत्तर दिया, कभी नहीं श्रीमान जी, एक सादा पाई तक नहीं दी। इस बात पर उनकी पत्नी ने जोश में भरकर मुझे गले लगा लिया। थैंक्स।